सन 1961 में न्यू गिनी के जंगलों में एक लड़का गायब हुआ और उस लड़के को ढूंढने के लिए इस दुनिया का लिटरली आज तक का सबसे बड़ा मैन हंट चलाया गया, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ आम लोग बल्कि कई देशों की मिलिट्री तक शामिल थी उस लड़के को ढूंढने के लिए। और इसके पीछे एक बहुत स्पेशल रीज़न था। बेतहाशा पैसा, बेतहाशा मेहनत और सालों तक चलने वाली इस सर्च का कोई भी मतलब नहीं निकला। और इस सर्च को करते टाइम बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर अपने कैमरा ले लेकर इस पूरी सर्च को फिल्माया, लेकिन इसके तकरीबन 40-42 सालों बाद जब दोबारा से उन फुटेजेस को देखा गया तो एक ऐसी चीज़ सामने निकल कर आई कि उसने पूरी मिस्ट्री को खोल कर रख दिया। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। बट आप लोग मैच्योर होकर भी मैच्योरिटी नहीं दिखाते, सच में मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप मैच्योर हो तो अपनी मैच्योरिटी दिखाइए इस लाइक बटन को क्लिक करके, ताकि मुझे पता लग सके कि कितने लोग एक्चुअल में मैच्योर हैं। कम से कम 20,000 मैच्योरिटी मुझे इसके ऊपर चाहिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दे, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बेहद अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें न्यू गिनी के तट पर जाना पड़ेगा, उससे जुड़े हुए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। और दिन था 18 नवंबर 1961 का, जब बिल्कुल सुबह सुबह 23 साल के माइकल रॉकेफेलर अपने बहुत छोटे से क्रू के साथ इस नदी के अंदर अपनी नाव से जुड़े हुए इंजन को स्टार्ट करने की बार बार कोशिश कर रहे थे। असल में ये लोग बहुत दूर से यहाँ ट्रैवल करते हुए आए थे इस छोटी सी बोट के अंदर। तकरीबन 40 फुट लंबी ये बोट, बट तट पर पहुंचने से तकरीबन 1-1.5 मील पहले इनकी नाव का इंजन वो फेल हो गया। और बार बार माइकल ने उसकी रस्सी को खींचकर दोबारा से इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जिसके बाद ये जिसकी बोट थी उसके वो 2 लोग भी इसी बोट के अंदर सवार थे, और उन्होंने भी बार बार उस इंजन से जुड़ी हुई रस्सी को खींचने की कोशिश करी, लेकिन तब भी बोट शुरू नहीं हुई। असल में इस मोमेंट पर ये बोट उस नदी के मुहाने पर थी, जहां से वो नदी जाकर सीधा समुद्र में मिल रही थी, ओरेफेरा सी के अंदर। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि अगर उनका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो उस नदी के बहाव के कारण वो उस तट से और ज़्यादा दूर जाते जा रहे थे, जहाँ वो अभी सिर्फ 1-1.5 मील दूर थे। अगर कुछ टाइम तक और ये बोट शुरू नहीं हुई तो ये अपनी नाव को तट के पास नहीं लेकर जा सकते। धीरे धीरे इस नाव के अंदर पानी भी भरने लगा। अब टेंशन वाली बात तो थी। धीरे धीरे खसकते हुए ये बोट और ज़्यादा समुद्र के पास जा चुकी थी, जहाँ बहाव और ज़्यादा तेज था, लहरें बहुत ज़्यादा थी। सो पानी बार बार उछल उछल कर लहरों के साथ इस बोट के अंदर आता जा रहा था, जो कि इसका वेट बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे बोट अब अंदर डूबती जा रही थी। असल में इन सभी लोगों का मकसद था, इंक्लूडिंग माइकल रॉकेफेलर, कि ये लोग इस तट के पास रहने वाले एस्मेट ट्राइब के लोगों से जाकर उनको मिलना था। वो यहाँ पर इनको देखने के लिए आए थे। स्पेसिफिकली माइकल रॉकेफेलर खुद इन एस्मेट ट्राइब के लोगों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था इन एस्मेट ट्राइब के लोगों द्वारा किया गया आर्ट वर्क, पर्टिकुलरली बिस्पॉल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर ये एस्मेट ट्राइब के लोग ही बनाया करते थे। बहुत ही स्पेशल लोग जो इस ट्राइब के अंदर रह रहे थे, इस कबीले के अंदर रह रहे थे, उनके अंदर ही क्षमता थी किसी भी बड़े सारे पेड़ को एक हिस्से में काट कर उसके अंदर अपनी कारीगरी करके बड़े बड़े बिस्पॉल्स को तैयार करना। और ये चीज़ माइकल को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आप किसी बिस्पॉल को देखेंगे तो आपको एक्चुअल में लगेगा कि ये कोई पेड़ नहीं है, बल्कि किसी इंसानों के स्टैचूज हैं, जो कि एक के ऊपर एक खड़े हैं। लेकिन असल में इनको एक ही पेड़ से बनाया गया है। तराश तराश कर उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसानों को एक के ऊपर एक खड़ा किया गया हो। बट एस्मेट कबीले के लोगों के लिए ये कोई कारीगरी नहीं थी, बल्कि उनके लिए ये एक रिचुअल था। जिस भी टाइम पर इस एस्मेट ट्राइब के लोगों का आसपास के और कबीले वालों के साथ कोई लड़ाई होती या फिर कोई छोटा मोटा युद्ध होता, जिसके अंदर इनके भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती, सामने वाले कबीले के लोगों की भी जान चली जाती। अब उनका क्या रिचुअल है दूसरे वालों का वो नहीं पता, लेकिन एस्मेट ट्राइब के लोगों का ये रिचुअल था कि अगर कोई भी व्यक्ति इनका कबीले में लड़ते हुए मर जाता तो उसके नाम का एक बिस्पॉल तैयार किया जाता, और मरे हुए व्यक्ति का नाम इस बिस्पॉल की छाती के ऊपर लिख कर वो इसको एक निशानी की तरह रखते। और इन लोगों का मानना था कि उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा इस बिस्पॉल के अंदर समा जाएगी और वो हमेशा के लिए हमारे बीच में जिंदा रहेगा। पूरे तरीके से बिस्पॉल को रेडी करने के बाद एस्मेट कबीले के लोगों ने अपने ही जगह के ऊपर एक अलग से स्पेस बना रखा था, जहां पर बहुत सारे बिस्पॉल्स खड़े किए गए थे। और दूर दूर से, यकीन मानिए, पूरी दुनिया से लोग इन बिस्पॉल्स को सिर्फ देखने के लिए एस्मेट ट्राइब के लोगों से आकर मिलते, इनकी फोटोज वगैरह क्लिक करते, क्योंकि सच में देखने में लाजवाब कारीगरी। लेकिन
यहाँ एस्मेट ट्राइब के लोगों का कोई भी मकसद नहीं था कि इनको किसी भी तरीके से वो बेचें या फिर कोई इनको खरीद कर इनसे लेकर जाए। बट माइकल रॉकफेलर कुछ महीनों पहले भी इस एस्मेट ट्राइब के लोगों से आकर यहाँ पर मिले थे, और जब उन्होंने पहली बार इन बिस्पॉल्स को यहाँ देखा तो वो सीधा जाकर इस कबीले के हेड लोगों से मिले, जो भी यहाँ पर सरपंच टाइप थे, उनसे जाकर मिले और उनसे कहा कि मुझे आपका एक बिस्पॉल चाहिए है ताकि मैं उस बिस्पॉल को अपने म्यूजियम में रख सकूं और पूरी दुनिया को आपकी कारीगरी दिखाऊं। अब बेशक एस्मेट ट्राइब के लोगों का कोई मकसद नहीं था इन बिस्पॉल्स को बेचने का, लेकिन फिर भी माइकल को लग रहा था कि अगर वो बहुत अच्छा खासा पैसा या फिर बहुत सारी चीज़ें ऑफर करेंगे इन एस्मेट ट्राइब के लोगों को, तो हो सकता है वो इनको एक बिस्पॉल दे भी दें उसके बदले में। सो फाइनली माइकल ने कुछ महीनों पहले अपनी एक डील क्रैक कर भी ली थी इन लोगों के साथ। उन्होंने बहुत सारा सामान इन लोगों को दिया, खाने पीने से रिलेटेड, पहनने से रिलेटेड, और भी उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें इस पूरे कबीले के लोगों के अंदर बांटी, और इसके बदले में इन एस्मेट ट्राइब के लोगों ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो एक बिस्पॉल यहां से पैक करके आपके पास उसको भिजवा देंगे। बट कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक वो बिस्पॉल माइकल के पास नहीं पहुंचा, और माइकल को ये चीज बहुत बुरी लगी। इसलिए माइकल खुद 18 नवंबर 1961 के दिन उस बोट के अंदर बैठकर इस तट तक पहुंच चुके थे जहां पर ये एस्मेट ट्राइब के लोग रह रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो जाकर इन लोगों से बात करेंगे कि उन्होंने अभी तक वो बिस्पॉल क्यों नहीं भेजा, क्योंकि उन्होंने तो वो चीजें सारी भेज दी थी जो जो उन्होंने मांगी थी, बिस्पॉल अभी तक क्यों नहीं आया, और अगर कुछ भी देरी हो रही है तो उसका कारण बताओ, क्योंकि उस टाइम पर कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे, फ़ोन वगैरह नहीं थे कि फ़ोन करके पूछ लें कि हाँ भाई मेरा ऑर्डर कहाँ पर रह गया, या फिर वो अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकें। माइकल खुद फिजिकली यहाँ पहुंचे थे अपने बिस्पॉल को जानने के लिए कि वो कहाँ रह गया। बट अभी हाल ये था कि उस तट तक पहुंचकर एस्मेट ट्राइब से मिलने की बजाय तकरीबन उससे 1.5-2 किलोमीटर दूर पहले ही इनकी वो बोट खराब हो चुकी थी और उसका इंजन बंद पड़ गया। इन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली उस इंजन को स्टार्ट करने की, लेकिन वो इंजन शुरू नहीं हुआ, और करंट में इनकी वो बोट उस तट से और ज़्यादा दूर होते होते ओराफेरा सी के अंदर जाती जा रही थी। इस टाइम पर माइकल इस बोट पर अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके एक बहुत अच्छे दोस्त फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेने वासिंग, इनके अलावा 2 और छोटे छोटे लड़के जिनकी ये बोट भी थी और जिनको एस्मेट ट्राइब तक का रास्ता भी पता था, वही यहाँ पर इन दोनों के गाइड होने वाले थे, साइमन और लियो, जो कि इस बोट को पूरा हैंडल कर रहे थे। चारों ने जब अपने अपना जोर लगा लिया इंजन को शुरू करने के लिए, लेकिन इंजन वो शुरू नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पानी भी जा चुका था। अब तो इंजन शुरू होने का कोई मतलब ही नहीं था। सो फाइनली साइमन और लियो दोनों ने डिस्कस किया और यहाँ रेने और माइकल दोनों को समझा दिया कि देखिए अब इस बोट के अंदर रहने का कोई भी मतलब नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी ये बोट खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से किनारा जो है वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर है और वहाँ तक हमें तैर कर जाना पड़ेगा। अगर हमने थोड़ी और इंतज़ार किया यहाँ पर तो हो सकता है ये बोट यहाँ से बहुत जल्दी तैर कर सीधा समुद्र में चली जाए। ये किनारा हमें अभी दिख रहा है, क्या पता थोड़ी देर बाद ये किनारा भी हमें ना दिखे। बट इस बोट को इस तरीके से छोड़ने के लिए यहाँ 2 दिक्कतें थी। सबसे पहली, रेने जो कि माइकल के दोस्त थे, उनको तैरना बिल्कुल भी नहीं आता। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइकल के लिए, बेशक माइकल को तैरना तो आता था, लेकिन उनका सारा सामान, उनके कपड़े, उनके खाने पीने की चीज़ें, उनकी सिगरेट्स वगैरह, उनकी फिशिंग रॉड्स वगैरह, वो सारा कुछ इस बोट के अंदर था और वो इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता था कि वो सारे सामान को छोड़कर एस्मेट ट्राइब तक तैरते हुए गए तो उनको वहाँ सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी खाने पीने की। उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है, सो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा माइकल को ये भी पता था कि वो और भी बहुत सारा सामान लेकर आए थे इस एस्मेट ट्राइब के लोगों के अंदर बांटने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लालच था ताकि वो और थोड़ा सा सामान उनके लिए लेकर जाएंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वो अपना बिस्पॉल उनके हाथों में अभी दे देंगे। लेकिन अंदर ही अंदर माइकल को ये समझ आ चुका था कि कोई फ़ायदा नहीं है इन सब सामान का यहाँ पर पड़े रहने का, क्योंकि ये नाव जल्दी डूब जाएगी और उनको यहाँ से बाहर जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। बट थोड़ी देर बाद इस बोट पर यह फैसला लिया गया कि साइमन और लियो ये दोनों सबसे पहले इस नाव से बाहर कूदेंगे और किनारे तक तैरते हुए जाएंगे, वहाँ से मदद लेकर आएंगे, और पूरे तरीके से तैयार होने के बाद वो दोनों लड़के उस बोट से नीचे नदी के अंदर छलांग लगा दिए और वहाँ से तैरते हुए आगे की तरफ जाने लगे। पीछे मौजूद माइकल और रेने सिर्फ उन दोनों को तैरते हुए जाते हुए देख रहे थे, और इस मोमेंट पर इन दोनों को ख्याल आया कि ये लोग सच में इस किनारे से अभी बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। माइकल को भी लग रहा था कि उसको थोड़ी देर समुद्र में उतर कर नहा लेना चाहिए, क्योंकि वो पिछले बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रहे थे और इसी सफ़र से उनके शरीर के ऊपर बहुत जगह निशान भी पड़ चुके थे, मैला कुचैला हो चुका था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो रॉकेफेलर फैमिली का हिस्सा है। अब इससे पहले आप आगे जाएं, आपको पता होना चाहिए कि असल में माइकल किस फैमिली से बिलोंग करते थे। रॉकेफेलर फैमिली,
जी हाँ, आपने उनका नाम शायद सुना हो, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे टाइम से, पिछले दशक या शतक से रॉकेफेलर फैमिली इस पूरी दुनिया की, या फिर मैं कहूं पूरे इंसानियत के इतिहास में आज तक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में से एक रहे हैं। जिस मोमेंट पर माइकल इस नाव के ऊपर फंसे हुए थे, डूबती हुई नाव के ऊपर, उस मोमेंट पर उनके दादाजी जॉन डी रॉकेफेलर अमेरिका के अंदर, ये पूरी फैमिली वैसे अमेरिका की बेस्ड थी, जॉन डी रॉकेफेलर माइकल के सगे दादाजी उस टाइम पर पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। जबकि माइकल के खुद के पिता नेल्सन रॉकेफेलर, वो उस टाइम पर न्यूयॉर्क के गवर्नर और आने वाले टाइम में वो पूरे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले थे। बट अब आप बस सोच कर देखिए, इतना बड़ा तामझाम होने के बाद भी, खरबों खरब रुपए की संपत्ति होने के बाद भी, इतना शान और शौहरत होने के बाद भी माइकल रॉकेफेलर ने डिसाइड किया 20 साल की उम्र के आसपास आते आते कि नहीं, उसको रॉकेफेलर नहीं बनना, उसको अपनी ज़िंदगी किसी अलग तरीके से बितानी है। ये पैसा, ये दौलत शोहरत उसके किसी काम की नहीं है। उसको असल में दुनिया की कोर को देखना है कि असल में और लोग कैसे रहते हैं। सो उन्होंने न्यू गिनी को तलाशना शुरू किया, उसके अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया और फाइनली माइकल अपने ग्रुप के साथ आकर एस्मेट ट्राइब के लोगों से मिले और जो कुछ हुआ वो मैंने आपको आगे बताया। इनफैक्ट जब पिछली बार माइकल रॉकेफेलर आकर इन एस्मेट ट्राइब के लोगों से मिले थे तो उस टाइम पर इन ट्राइब वालों का दूसरे कबीले वालों के साथ थोड़ा युद्ध चल रहा था। और जिस मोमेंट पर माइकल ने युद्ध देखना शुरू किया तो उस टाइम पर एक तीर आकर, क्योंकि उस टाइम पर वो तीरों के साथ लड़ाई कर रहे थे दोनों कबीले, तो उस टाइम पर एक तीर आकर सीधा माइकल के कंधे के अंदर लगा। लेकिन माइकल ने वो तीर जस्ट निकालकर साइड में फेंक दिया और किसी को भी बताया नहीं, अपने परिवार वालों को खासकर नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रॉकेफेलर फैमिली को पता लग गया कि माइकल रॉकेफेलर के कंधे पर आकर वो कबीले वालों का तीर लगा है तो इन कबीले वालों का वो नाम और निशान साफ कर देंगे बदला लेने के लिए। खैर, इस इंसिडेंट के बाद वापस अमेरिका जाकर माइकल रॉकेफेलर ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा म्यूजियम तैयार किया। अलग अलग दुनिया के हिस्सों से बहुत ही अजीब अजीब आर्ट्स मंगवाई जो कि आज से पहले कभी दुनिया ने नहीं देखी थी। वो आर्ट्स मंगवा कर उन्होंने अपने म्यूजियम के अंदर सजाई और इसी म्यूजियम के लिए उन्होंने बिस्पॉल भी मंगवाया था ताकि वो इस बिस्पॉल को अपने म्यूजियम में रखवा कर इसकी शान बढ़ाएं, पूरी दुनिया को दिखा सके कि आखिर एस्मेट ट्राइब के लोग किस लेवल की कारीगरी करते हैं। खैर, इस बोट पर बैठे बैठे अब रेने और माइकल को कई घंटे बीत चुके थे। अब तो उनको वो जो तट पहले दिख रहा था दूर से, वो तट दिखना भी बंद हो चुका था। मतलब वो और ज़्यादा पीछे की तरफ जा चुके थे, समुद्र के अंदर जाते जा रहे थे। इस मोमेंट पर आकर दोनों को टेंशन होनी शुरू हुई कि अगर वो जल्दी से जल्दी बचाए नहीं गए तो हो सकता है वो यहीं डूब जाएं, उनकी नाव ऐसे ही डूब जाएगी। अब आगे क्या होगा? खैर, नीचे देखने पर उनकी नाव के अंदर आधे आधे पैर उनके पानी के अंदर डूबे हुए थे। सो जल्दी दोनों ने बाल्टियाँ उठाई और बाल्टी से अपनी नाव के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ था उसको निकालना शुरू कर दिया। लेकिन पानी निकालते निकालते भी रेने और माइकल दोनों थक चुके थे, क्योंकि जितना पानी वो बाल्टियों से निकाल रहे थे, एक बाल्टी के बदले 4 बाल्टी पानी वापस अंदर भी आ रहा था। और तभी एक बहुत बड़ी लहर आई समुद्र से उठकर, जिसने इस पूरी नाव को पलट दिया जो कि पहले ही आधी डूबी हुई थी। और जैसे नाव पलटी, दोनों रेने और माइकल भी समुद्र के अंदर जाकर तैरने लगे। वो हाथ पैर मार रहे थे ऊपर रहने के लिए। और तभी इस नाव के अंदर रखी हुई उनकी एक बड़ी सारी पानी की बोतल तैरते हुए उनके पास आई। जल्दी माइकल ने वो बोतल पकड़ी, उसका ढक्कन खोलकर सारा पानी बाहर निकाल दिया और उसका ढक्कन बंद करके वापस उसको पकड़कर वो तैरने लगे, क्योंकि उनको वो सपोर्ट चाहिए थी यहाँ तैरने के लिए। जबकि उनकी बोट पलटकर उल्टी हो चुकी थी, अंदर उसके एक एयर पॉकेट बन चुकी थी जिस वजह से वो और ज्यादा नहीं डूब रही। जबकि रेने भी तैरते तैरते उस बोतल के पास आकर उसको पकड़कर अब वो अंदर ही अंदर पैर मार रहे थे, किसी तरीके से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर तक और बैलेंस करने के बाद वो फाइनली अपनी बोट तक जाकर वापस पहुंचे और उसके अब किनारों को पकड़कर खड़े हो चुके थे, पानी के अंदर ही खड़े हो चुके थे। इधर उधर देखने लगे कि क्या पता उनको किसी ने अब देख लिया हो। रेस्क्यू अब कितनी देर तक आएगा कोई आइडिया नहीं, किसी ने उनको भी देखा भी है इसका भी कोई आइडिया नहीं। पूरा दिन बीत चुका था, रात शुरू हो चुकी थी और रात में बात करते हुए रहने ने माइकल को कहा कि यार देखो, अभी तक तो कोई रेस्क्यू नहीं आया, मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हम कैसे इस पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, समुद्र का पानी पी नहीं सकते, करे तो करे क्या? जबकि माइकल के अंदर डीप डाउन माइंड में चल रहा था कि अगर अब इस मोमेंट तक आते आते भी या फिर ये रात बीत जाने तक भी कोई रेस्क्यू उन तक नहीं पहुंचा
तो हो ना हो उसको एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, और वो फैसला था यहाँ से तैरते हुए उस तट तक जाने का, जो कि अब उनको दिख भी नहीं रहा था। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी, 8 बज चुके थे। अभी तक भी ये लोग 1 मिनट भी सोए नहीं पानी के अंदर, बस पूरी रात उस बोतल को पकड़कर साथ में अपनी जो नाव डूबने वाली थी अब उसकी, उन नाव को पकड़कर बस खड़े रहे, पानी के अंदर हाथ पैर मारते रहे, किसी तरीके से खुद को संभाले हुए थे। लेकिन 8 बज चुके थे और फाइनली माइकल ने रेने को बोल दिया कि रेने बस बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता साइमन और लियो हमारे लिए कोई मदद लेकर आएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वहाँ तक तैर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो अब किनारा कितनी दूर होगा, हो सकता है 5 किलोमीटर दूर हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो, कुछ भी हो, मुझे यहाँ से तैर कर जाना पड़ेगा और तुम यहीं वेट करना, मैं तुम्हारे लिए रेस्क्यू लेकर आऊँगा। रेने ने उसको बहुत मना किया कि नहीं मत जाओ, माना करो मत जाओ, लेकिन माइकल ने नहीं सुनी। माइकल ने अपने कुछ कपड़े उतारे ताकि वो अपने आप को कुछ हल्का कर सके, और साथ में अपने वही बोतल को उसने एक रस्सी से अपने कमर के ऊपर बांधा ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके तैरते हुए और वो डूबे ना। और बस देखते ही देखते माइकल अब हाथ पैर मारने लगा वहां से दूर जाने के लिए तट की तरफ, और रेने पीछे से माइकल को जाते हुए देख रहा था। इसके तकरीबन 12 घंटे बीत चुके थे, यानी कि रात के 8 बजने वाले थे। रेने अभी भी उस नाव को पकड़कर इधर उधर देख रहा था कि क्या उसको कोई बचाने के लिए आएगा या नहीं। और तभी रेने का ध्यान ऊपर की तरफ गया। एक बहुत बड़ा धमाका सा, बहुत बड़ी रोशनी उसको आसमान में दिखी। असल में एक प्लेन ऊपर से जा रहा था, छोटा सा प्लेन, और उस प्लेन ने ही नीचे रेने को तैरते हुए देख लिया था, और उस प्लेन ने ही इशारा देने के लिए कि हाँ रेने हमने तुमको देख लिया है, जबकि रेने ने अभी तक उस प्लेन को नहीं देखा था, बल्कि प्लेन ने खुद रेने को स्पॉट किया। और उस स्पॉट के बाद रेने को इशारा देने के लिए उस प्लेन ने अपने अंदर से कुछ फ्लेयर्स छोड़ी। फ्लेयर्स आपको पता होगा, जो पबजी खेलते हैं उनको कुछ खास पता होगा। फ्लेयर बुलेट छोड़ी, और वो फ्लेयर बुलेट ऊपर हवा में फटते ही बहुत बड़ी रोशनी करती है, एक निशान छोड़ती है, धुआं भी करती है साथ में। और वो रोशनी देखते ही जैसे रेने ने ऊपर देखा तो एक प्लेन उसके ऊपर मंडरा रहा था, छोटा सा प्लेन। बेशक वो प्लेन इस पानी के अंदर नहीं उतर सकता था, लेकिन ये रेने के लिए इशारा था कि हाँ उसको देख लिया गया है और जल्दी अब रेस्क्यू आ जाएगा। कुछ घंटों बाद एक बोट रेने तक पहुंची और रेने को बाहर निकाल कर अपने बोट के अंदर सवार किया, और रेस्क्यूअर से पूछा रेने ने कि क्या आपको माइकल ने भेजा है। बट उन बोट वालों ने कहा कि नहीं, हमें तो माइकल ने नहीं भेजा, बल्कि 2 लड़के आए थे, साइमन और लियो नाम के, उन्होंने हमको यहाँ पर भेजा आपके लिए रेस्क्यू करने के लिए। उन्होंने हमको लोकेशन बताई थी, उस लोकेशन पर तो आप नहीं थे, लेकिन जैसे हमने और चक्कर लगाए प्लेन के, तब हमें आप स्पॉट हुए और हमने आपको बचा लिया। आपके साथ कोई और भी था क्या? रेने ने बताया कि मेरे साथ माइकल रॉकेफेलर भी था, लेकिन उसका कोई पता नहीं है, वो खुद यहाँ से तैरते हुए उस किनारे की तरफ गया था। मुझे तो लगा कि आप जो रेस्क्यू करने के लिए आए हो, शायद हो सकता है उसी ने भेजा हो, लेकिन उन बोट वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमें तो साइमन और लियो नाम के लड़कों ने भेजा है यहाँ पर, उन्होंने ही आपकी जानकारी दी थी। जैसे ये बात उन बोट वालों ने सुनी, उनके ऊपर भी लिटरली बॉम्ब गिर चुका था, क्योंकि ये लोग अच्छे से जानते थे कि माइकल रॉकेफेलर कौन है, और उससे भी बड़ी बात पूरा रॉकेफेलर परिवार कौन है। उनको अच्छे से आइडिया था कि अगर माइकल को कुछ हो गया तो उनके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिर सकती है, यहाँ तो भसड़ मच जाएगी अगर माइकल को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा गया। खैर अगली सुबह तक भी माइकल को ये लोग ढूंढते रहे, लेकिन माइकल का कोई पता नहीं चला, और फाइनली न्यू गिनी से स्पेशली मैसेज भिजवाया गया रॉकेफेलर फैमिली के पास कि माइकल रॉकेफेलर, जिन्होंने इस नाव को छोड़ते हुए एक बहुत ही अनबिलीवेबल वो स्विम शुरू की थी तट तक जाने के लिए, लेकिन वो तट तक पहुंचे या नहीं इसका कोई नहीं पता, और माइकल रॉकेफेलर गुम हो चुके हैं। और जैसे ये खबर इस पूरे परिवार के हेड और इस पूरे दुनिया के अंदर जितना भी तेल उस टाइम पर बह रहा था, लिटरली उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जॉन डी रॉकेफेलर का था। जॉन डी रॉकेफेलर पूरी दुनिया के उस टाइम पर ऑयल टाइकून हुआ करते थे। ऑयल के जितने भी बड़े बड़े सोर्सेस थे वो सारे के सारे जॉन डी रॉकेफेलर के थे। अब आप बस सोच कर देखिए, जब उनको पता लगा कि उनका पोता माइकल रॉकेफेलर ऐसे ऐसे पानी में तैरते हुए गुम हो चुका है, तो किस लेवल की सर्च शुरू की गई। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये मैनहंट, ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा किसी एक आदमी को खोजने का रेस्क्यू ऑपरेशन था। आज तक भी इससे बड़ा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। जी हाँ, ना सिर्फ आसपास के बहुत बड़े एरिया के अंदर बहुत सारे प्लेन्स, बल्कि नीचे लड़ाकू जहाज, पानी वाले लड़ाकू बोट्स हो गए, या फिर यूएस नेवी तक, या फिर न्यू गिनी की भी खुद की जो आर्मी थी, वो सारे लोग बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक सर्च शुरू की गई माइकल रॉकेफेलर को ढूंढने की, लेकिन किसी को भी माइकल रॉकेफेलर मिले ही नहीं। आने वाले कुछ हफ्तों तक तो बहुत इंटेंसली ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन माइकल के नाम मिलने पर सभी लोग धीरे धीरे ठंडे पड़ते गए। लेकिन क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन कितने टाइम तक चल सकता है? अगर मैं गुम हो जाऊं तो मेरे को लोग कितने टाइम तक ढूंढेंगे?
हद से हद एक हफ्ता, 10 दिन, या फिर परिवार वाले हो सकता है कुछ महीने और ढूंढ लें, या फिर इसके बाद तो बस एक उम्मीद रह जाती है कि हाँ शायद हो सकता है वापस आ जाए। लेकिन माइकल रॉकेफेलर को ढूंढने के लिए कुछ हफ्ते या कुछ महीने नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों तक लोग ढूंढते रहे। स्पेसिफिकली ग्रुप बना बनाकर आसपास के इलाके में जहां से उन्होंने वो स्विम शुरू की थी अपनी, उस इलाके में उन लोगों ने ढूंढना जारी रखा माइकल रॉकेफेलर को, क्योंकि सबको पता था, जो लोग ढूंढ रहे थे माइकल रॉकेफेलर को, उनको सबको आइडिया था कि अगर किसी ने भी माइकल रॉकेफेलर की खबर उनके परिवार तक पहुंचा दी कैसे भी हालत में, तो हो सकता है बहुत बड़ा इनाम उनको वो दें, वो खुश कर दें, उनकी ज़िंदगी बदल देंगे वो। बट 1964 तक आते आते पूरे रॉकेफेलर परिवार ने अंदर से मान लिया था कि हो ना हो उनका माइकल उस 5 या फिर 10 किलोमीटर की जितनी भी वो स्विम थी, उस स्विम को करते करते बीच में ही कहीं डूब गया और उसकी मौत हो चुकी है। पूरा रॉकेफेलर परिवार बहुत ज़्यादा दुख में था, सबको बहुत बुरा लग रहा था माइकल के ऐसे चले जाने से, किसी को कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था। इनफैक्ट माइकल की बहन ने तो अपने भाई के जाने पर इतना दुख हुआ उसे कि एक बहुत ही फेमस उसने किताब तक लिखी जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। बट न्यू गिनी में रहने वाले लोगों को उनको कुछ और ही बताया गया था कि ऐसे ही माइकल यहाँ पर आया था और अचानक से वो गायब हो गया। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स उस टाइम पर लिखा करते थे, उनके बीच में भी ये जब न्यूज़ आई कि माइकल रॉकेफेलर ऐसे गायब हो गया है, वो न्यू गिनी में गया था और इस तरीके से डूब गया, मर गया, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, तो मिल्ट मैकलिन नाम के एक मैगजीन रिपोर्टर ने जब ये उनकी न्यूज़ सुनी तो उनको कुछ अंदर से लगा कि क्यों ना वो खुद न्यू गिनी के उस एस्मेट ट्राइब के अंदर जाएं और वहाँ जाकर लोगों से बातचीत करें, वहाँ जाकर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएं, क्योंकि ऑब्वियसली माइकल रॉकेफेलर उस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर एक मीडिया सेंसेशन था और अगर वो उसके ऊपर मैगजीन लिखते तो उनकी वो मैगजीन बहुत ज़्यादा फेमस होती। मिल्ट अपने साथ अपना पूरा क्रू लेकर, अपने साथ बहुत सारा खाना पीना लेकर, अपने साथ बहुत बड़े बड़े कैमरे और पूरा तामझाम लेकर इस न्यू गिनी के एस्मेट ट्राइब के अंदर पहुंचे, वहां जाकर लोकल लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन उनको हाथ कुछ भी नहीं लगा। काफ़ी दिन इन्होंने इस ट्राइब के अंदर बिताए, बहुत सारी फुटेज उन्होंने रिकॉर्ड करी, लेकिन एट द एंड उनके हाथ बिल्कुल खाली थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर माइकल के साथ यहाँ क्या हुआ होगा। यहाँ रहते हुए जब मिल्ट को कोई माइकल की खबर नहीं लगी तो सारे बहुत ज़्यादा निराश हो गए। उन्होंने वापस अपना तामझाम पैक किया और यहाँ से उड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे। असल में मिल्ट ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो भी उनकी वो फुटेज वगैरह थी कैमरे के अंदर, वो सारी फुटेज उन्होंने अपने पास स्टोर करके रखी, लेकिन उनको कभी भी देखा नहीं। सिर्फ वो जो एक्सपीरियंस वहाँ से लेकर आए थे, उस एक्सपीरियंस के ऊपर ही मिल्ट मैकलिन ने खुद अपनी एक बुक लिखी जो कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई। लेकिन उस बुक के अंदर कुछ भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं की गई थी कि आखिर माइकल के साथ क्या हुआ होगा। सिर्फ मिल्ट ने अपना एक्सपीरियंस लिखा कि मैंने वहां पर क्या क्या देखा। अब मिल्ट मैकलिन तो यहाँ न्यू गिनी में 1969 यानी कि 1969 में गए थे, लेकिन इसके 40 सालों बाद भी 2009-10 के आसपास भी अभी तक रूमर्स थे पूरी दुनिया के अंदर कि माइकल रॉकेफेलर उन्होंने अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी है, किसी को बिना बताए वो अभी भी एस्मेट ट्राइब के साथ लोगों के बीच में रह रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, वहीं अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। और जैसे ये रूमर एक अलग मैगजीन क्रू को पता चला जो मैगजीन लिखा करते थे, तो उनको बहुत अंदर से क्यूरियोसिटी हुई कि क्यों ना वो भी वहाँ पर जाएं और सब कुछ देखें कि आखिर माइकल वहाँ पर है या नहीं, या फिर वहाँ जाने से पहले क्यों ना मिल्ट मैकलिन ने जो वो फुटेज बनाई थी उस टाइम पर, ये भी क्रू ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ही था, तो क्यों ना वो मिल्ट मैकलिन वाली वो फुटेज पूरी देखें अभी तक कि आखिर उस टाइम पर 40 सालों पहले वो ट्राइब कैसा दिखता था, वहां लोग कैसे थे। सो जैसे इस नए क्रू ने उस पूरे फुटेज को मिल्ट मैकलिन से वापस लिया और उसको देखना शुरू किया, घंटों घंटों की फुटेज वो पूरी देखने के बाद सडनली एक पॉइंट पर आकर उनके सामने एक ऐसी फ्रेम आई जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। जी हाँ, इसके अंदर मिल्ट मैकलिन ने 40 सालों पहले फिल्म आया था कि ये एस्मेट ट्राइब वाले एक पास के कबीले से लड़कर अपनी नाव में बैठकर वापस अपने घर पर आ रहे हैं, मतलब कि तट पर आ रहे हैं। एक वही 40-45 फुट लंबी नाव, उस नाव के अंदर पूरे लोग भरे हुए हैं, ये एस्मेट ट्राइब वाले, ये सारे आकर इस तट पर उतर रहे हैं। जी हाँ, उस फुटेज के अंदर क्लियर कट देखा जा सकता था कि जैसे ही वो नाव नदी के तट पर आकर रुकी और सारे लोग इस नाव से उतरने लगे, तब इस पूरी भीड़ के अंदर एक आदमी बिल्कुल अलग दिख रहा था इन एस्मेट ट्राइब वालों से। असल में इन सभी लोगों का, ये जो एस्मेट ट्राइब के अंदर रह रहे थे, इन सभी लोगों का रंग बिल्कुल काला सा, डार्क शेड के थे ये सभी। बट इन सब के बीच में एक अलग, बिल्कुल अलग व्यक्ति जो गोरा सा था बहुत ज्यादा, और वो इनके अंदर बिल्कुल अलग दिख रहा था और वो फुटेज के अंदर कैप्चर भी हुआ। ये बिल्कुल माइकल रॉकेफेलर जैसा दिख रहा था। तो जैसे ये खबर 2009 के आसपास पूरी दुनिया में फैली कि माइकल रॉकेफेलर ने अपनी पूरी जायदाद संपत्ति
संपत्ति को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर अपने परिवार से दूर रहने का फैसला किया इन एस्मेट ट्राइब वालों के बीच में, तो ये एक बार दोबारा से हॉट टॉपिक बन चुका था कि क्या सच में माइकल रॉकेफेलर ने अपने परिवार को छोड़कर इन सब के बीच में रहने का ये सोचा होगा, या फिर वो उस टाइम से लेकर आज तक ही वहीं रह रहा है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस फुटेज को देखकर ये क्लेम कर रहे थे कि हो सकता है ये माइकल रॉकेफेलर हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि माइकल रॉकेफेलर ना हो, या फिर ऐसा ही कोई दिखने वाला और व्यक्ति यहाँ घूमने गया हो और इनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हो उस टाइम पर जिस टाइम पर मिल्ट मैकलेन ये फुटेज फिल्मा रहे थे। लेकिन इस फुटेज को भी देखने के बाद अब 3-4 साल बीत चुके थे, सन 2012 का टाइम आ चुका था, मतलब कि अभी तक 50 से भी ज़्यादा साल बीत चुके थे माइकल रॉकेफेलर को गायब हुए। सन 2012 में नेशनल जियोग्राफिक चैनल, जो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, जानवरों से रिलेटेड ये चैनल है, मतलब कि पूरी दुनिया की ज्योग्राफी इसके ऊपर दिखाई जाती है। इसी चैनल के एक रिपोर्टर कार्ल हॉफमैन, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुए इस फुटेज को देखकर कि आखिर में माइकल रॉकेफेलर क्या सच में इस फुटेज के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हाँ, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा वहाँ खुद जाकर इस एस्मेट ट्राइब के लोगों से मिलकर कि क्या सच में माइकल रॉकेफेलर उनके साथ रह रहा है या फिर वो उनके बीच रहा था इतने लंबे टाइम तक। सो कार्ल हॉफमैन अपने साथ अपनी टीम लेकर इस न्यू गिनी के एस्मेट ट्राइब में पहुंचे। वहां उन्होंने अपना एक इंटरप्रेटर हायर किया जो कि उनकी लैंग्वेज में बीच में ट्रांसलेट करके उनको उनकी सारी बातें कन्वर्ट करता था। सो ये सारे लोग जाकर एस्मेट ट्राइब वालों से मिले। कई महीनों तक ये लोग बीच में रहे इन एस्मेट ट्राइब वालों के, उनका विश्वास पूरा हासिल किया और तब जाकर इन एस्मेट ट्राइब वालों ने कार्ल हॉफमैन को बताया कि आखिर में माइकल रॉकेफेलर के साथ क्या हुआ था। लेकिन ये बताने के साथ कार्ल हॉफमैन को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई कि प्लीज़ आप ये बात सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना। अगर आपने ये बात किसी को भी बताई तो हो सकता है पूरा एस्मेट ट्राइब खत्म हो जाए और हो सकता है आपकी भी कोई जान ले लेगा अगर ये बात कहीं से भी लीक हुई तो। बट कार्ल हॉफमैन ने उस टाइम पे तो एस्मेट ट्राइब वालों की सारी जो कंडीशंस थी वो मान ली, लेकिन वहाँ से सारी नॉलेज लेने के बाद वापस कार्ल हॉफमैन अपने देश में आए और वहाँ आकर एक किताब लिखी, सावेज हार्वेस्ट नाम की एक किताब। और इस किताब के अंदर एक्चुअल में लिखा कि आखिर माइकल रॉकेफेलर के साथ 19 नवंबर 1961 के दिन क्या हुआ था। और इसके बाद से एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही ब्रूटल एक सच निकलकर सामने आया। और इस बुक के अंदर जो लिखा हुआ था उसी के बेस पर मैं अब आगे आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। 19 नवंबर 1961 के दिन जब माइकल रॉकेफेलर अपने हाथ पैर मारते हुए उस 5 या फिर 10 किलोमीटर लंबी यात्रा को अपनी पूरी करने वाले थे, वो तैरते तैरते इस तट के पास आने वाले थे, उसी मोमेंट पर इस एस्मेट ट्राइब के रहने वाले 3 सबसे मेन हेड लोग, फिन, अजिम और पेप, ये तीनों अपने साथ अपने 50 और लोग, 50 से भी ज़्यादा लोग थे इनके उस टाइम पर, ये तीनों अपने बाकी के चेले चपाटों के साथ इस तट के ऊपर अपनी जो नावें इन्होंने बना रखी थी उन नावों के अंदर बैठे हुए थे। ये लोग कहीं पर जा नहीं रहे थे, इनको कोई काम नहीं था कहीं जाने आने का, ये सिर्फ अपनी नाव के अंदर बैठकर उस टाइम पर रेस्ट कर रहे थे। और तभी अजीम ने थोड़ा सा चिल्लाना शुरू कर दिया, अजीब सी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, क्योंकि इनकी कोई भाषा स्पेसिफिकली समझ नहीं आती किसी को, ये सिर्फ अंदर जो लोग रहते हैं इस ट्राइब के अंदर वही लोग समझ सकते हैं। सो एकदम से अजीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी भाषा के अंदर बोलना शुरू कर दिया और साइड में बैठे हुए फिन और पेप को ये हाथ लगा लगा कर बोलने लगा कि उधर देखो कोई सफ़ेद चीज़ है जो बहुत ही अजीब तरीके से रेंगती हुई पानी के अंदर उनके पास आ रही है। और तभी ना सिर्फ फिन और पेप बल्कि जो 50 से भी ज़्यादा लोग उस टाइम पर यहाँ बैठे हुए थे किनारे पर, उन सभी का ध्यान उस सफ़ेद रंग की चीज़ की तरफ गया और सभी के मन में डर बैठ चुका था कि कहीं ये कोई मगरमच्छ तो नहीं सफ़ेद वाला, या फिर कोई सांप तो नहीं, या फिर कोई और जानवर तो नहीं जो इनके लिए खतरा हो सकता हो। सभी लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए और तभी अजीम ने सबको ये समझाया कि हमें इस चीज़ को वहीं रोकना होगा, हो सकता है ये हमारे लिए खतरा हो। जल्दी 50 के 50 लोग अपनी अपनी पोजीशन में आए, अपने अपने फावड़े लिए उन्होंने और अपनी 2 नौकाएं लेकर उस सफ़ेद चीज़ के पीछे पीछे जाने लगे, उसके पास जाने लगे अपनी नाव को लेकर। और वो चीज़ बहुत ही धीरे धीरे रेंगती हुई आगे की तरफ आ रही थी। और जैसे ही इनकी दोनों नौकाएं उस चीज़ के पास पहुंची तो ये सभी लोग अपने अपनी पोजीशन में आ गए। इन लोगों ने अपने अपने भाले उठा लिए, लेकिन थोड़ी और ज़्यादा पास जाने के बाद
ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हंसने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ सामने देख रहे थे, ये कोई सफ़ेद मगरमच्छ नहीं था, ये कोई सफ़ेद सांप नहीं था, या फिर ये कोई और जानवर नहीं था जो इनके लिए खतरा हो, बल्कि ये तो एक आदमी था, एक सफ़ेद आदमी, माइकल रॉकेफेलर। और जैसे ही इन लोगों ने माइकल रॉकेफेलर को देखा तो ये एक दूसरे के ऊपर हंसने लगे कि ये तो ऐसे ही डर रहे थे फालतू में, इससे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। और जब वो नौकाएं तैरती तैरती बिल्कुल माइकल रॉकेफेलर के पास पहुंची, माइकल ने अपना चेहरा उठाया तैरते हुए और सामने दोनों नौकाओं को देखा और उनके ऊपर मौजूद 50 से भी ज़्यादा लोगों को देखा, तो ये सारे चेहरे माइकल के लिए जाने पहचाने थे। क्यों? क्योंकि माइकल पहले भी इन लोगों से मिल चुका था, स्पेशली फिन, अजीम और पैप, ये तीनों सामने खड़े थे। और इनको देखकर माइकल बहुत जोर जोर से हंसने लगा, उनके साथ अपनी हंसी मिला रहा था, क्योंकि फाइनली अब माइकल को लग रहा था कि उसको रेस्क्यू किया जाएगा, ये लोग आए हैं उसको बचाने के लिए यहाँ पर। और जल्दी ही माइकल ने तैरते हुए उनमें से एक की नौका को पकड़ लिया और उसके अंदर ऐसे हाथ पकड़ कर तैरने लगा नीचे पानी के अंदर। और जैसे ही माइकल ने वो नाव पकड़ी अपने आप को सहारा देने के लिए, पैप ने नीचे की तरफ देखा। पैप ने माइकल के साथ अपनी आंखों से आंखें मिलाई और तभी साइड में मौजूद अजीम और फिन की तरफ देखा, उनकी तरफ देखा, दोबारा पैप की तरफ देखा, दोबारा से फिन और अजीम की तरफ देखा और एक इशारा किया। ऐसे उन्होंने आपस में मुंडी हिलाई, सामने भी उन दोनों ने मुंडी हिलाई और तभी इन तीनों ने मिलकर जो नीचे माइकल तैर रहा था, माइकल को पकड़कर ऊपर अपनी नाव के अंदर खींच लिया। और माइकल अब फाइनली एक सॉलिड चीज के ऊपर बैठा था बजाय पानी के। नाव पे बैठते ही माइकल पूरा पसर चुका था, उसको बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी क्योंकि वो बहुत लंबा तैर कर आया था और पिछले कई घंटों से वो पानी के अंदर ही था। इनफैक्ट उसकी जो उंगलियां थी वो भी अब उसके ऊपर भी रिंकल्स पड़ चुके थे, पूरे स्किन के ऊपर उसके रिंकल्स पड़ चुके थे, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर हम अपने शरीर को, वो आपने देखा होगा हाथों को भी अगर पानी में रखते हैं तो रिंकल्स पड़ जाते हैं। बेचारे माइकल के तो पूरे शरीर के ऊपर रिंकल्स पड़े हुए थे। सो फाइनली वो अब रेस्ट कर रहा था और तभी इन 50 के 50 लोगों ने वापस अपनी नौकाओं को घुमाया और उसको तट की तरफ लेकर जाने लगे, बहुत जोर जोर से चक्कू मारते हुए। फाइनली ये दोनों नौकाएं तट तक पहुंच चुकी थी, बट तट पर पहुंचते ही बजाय नौकाओं से उतरने के ये सभी 50 के 50 लोग एक अजीब ही आवाज में चिल्लाने लगे। अब जैसी ये आवाज नीचे पसरे हुए माइकल ने सुनी, माइकल ने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ था एस्मेट ट्राइब के बारे में, उसने पहले भी इन लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन इस तरीके की चिल्लाने की आवाज़ उसने कभी नहीं सुनी। सो ऑब्वियसली माइकल के मन में एक क्यूरोसिटी सी हुई कि आखिर किस टाइप की आवाज़ है। उसने सामने खड़े अपने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि आप किस तरीके से चिल्ला रहे हो, इसका मतलब क्या है। बट सामने मौजूद किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, ना ही फिन ने, ना ही पैप ने, ना ही आजिम ने, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। वो जस्ट अपने तट के ऊपर पहुंचकर अपनी नौकाओं के ऊपर खड़े थे और एक अजीब सी चिल्लाने की आवाज निकाल रहे थे अपने मुंह से, सभी एक जैसी आवाज निकाल रहे थे। माइकल को लग रहा था कि तट पे पहुंचते ही वो इस ट्राइब के अंदर पहुंच चुका है और यहाँ उसको रेस्क्यू किया जाएगा अच्छे तरीके से। बट जैसे ही माइकल ने अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर ऊपर उठने की कोशिश करी और सामने देखा तो सामने कोई भी गांव मौजूद नहीं था, कोई भी ट्राइब मौजूद नहीं था, ये सिर्फ एक क्लियरिंग थी। अब ऑब्वियसली यहाँ पर माइकल को रेस्क्यू किया जाना था। उसको पता था कि अगर वो रेस्क्यू हो गया तो जल्दी से जल्दी उसके दोस्त रहने को भी रेस्क्यू किया जाना था, लेकिन यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो कोई गांव भी नहीं है जिसको वो जाकर मदद मांग सके। माइकल ने अपनी भाषा के अंदर, इंग्लिश के अंदर बोलना शुरू कर दिया कि मुझे मेरे दोस्त को भी बचाना है, प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालो, अपने किसी सुरक्षित स्थान के ऊपर लेकर जाओ। बट सामने खड़े इन सभी लोगों ने, इंक्लूडिंग वो तीनों हेड, ये सभी बहुत जोर जोर से हंसने लग गए माइकल के ऊपर। इनफैक्ट दोनों, वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे माइकल को और माइकल भी कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन दोनों के बीच में वो जो लैंग्वेज गैप था वो फिल ही नहीं हो पा रहा। माइकल क्या बोल रहा है सामने वालों को समझ नहीं आ रहा, सामने वाले क्या बोल रहे हैं माइकल को समझ नहीं आ रहा। ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इन सभी सामने खड़े लोगों ने हंसते हंसते दोबारा से वही चिल्लाना शुरू कर दिया और इस मोमेंट पर सबसे पहली बार माइकल के माइंड में आया होगा कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये लोग मुझे यहाँ गांव में नहीं लेकर आए बल्कि एक अलग से खाली से इलाके में लेकर आए हैं, यहाँ ये मेरा रेस्क्यू नहीं कर रहे। और इनफैक्ट अब जितनी हिम्मत लगाकर माइकल ने खुद को खड़ा किया था आसपास देखने के लिए, उसी हिम्मत से वो वापस पीछे की तरफ लेट चुका, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसको इन लोगों से अभी फिलहाल दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन सामने खड़े लोग फाइनली अपनी नौकाओं से उतरे और उतरते उतरते वो सभी लोग माइकल के ऊपर बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। और तभी इनमें से एक वॉरियर सामने आया। इन जो तीनों, ये जो मेन लोग खड़े थे यहाँ, फिन, अजीम और पैप, इनको चीरते हुए सामने एक और आदमी आया। उसके हाथ में भाला था, उसने अपना भाला अब ऐसे ऊपर की तरफ किया और नीचे लेटे हुए, नौका के ऊपर ही लेटे हुए बेचारे माइकल के साइड में, यहाँ कंधे के ऊपर वो अपना भाला ऐसे घुसेड़ दिया।
अब जैसे वो भाला घुसेड़ा उतने में ही जो बाकी लोग खड़े थे आसपास, इन सभी लोगों ने अपने साइड में जो कमर के ऊपर अपना अपना एक हॉर्न बांधा हुआ था जो इन्होंने लकड़ी से बना रखा था अपने हाथों से, वो हॉर्न बाहर निकाला और उस हॉर्न को अपने मुंह के ऊपर लगाकर जोर जोर से वो सभी लोग ये हॉर्न बजाने लगे। ये हॉर्न की आवाज़ सुनते ही वो जो आदमी जिसने वो अभी अभी भाला मारा था उसने अपना भाला वापस निकाला। अब सोच कर देखिए, इतने घंटों से बेचारा माइकल तैरते तैरते यहाँ तक पहुंचा था, बट अब उसके साथ ऐसे कुछ हो रहा था तो ऑब्वियसली वो उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं थी कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। सो बेचारे ने अपने आप को बचाते हुए वो जो घाव यहाँ बना था उसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखे और दूसरी साइड अपनी करवट ले ली। बट सामने खड़े उस भाले वाले आदमी ने दोबारा से अपना भाला उठाया। अब दूसरे कंधे के ऊपर वो भाला घुसेड़ दिया। माइकल के दोनों साइड इतने गहरे गहरे घाव लग चुके थे, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो वापस तैर कर अपने दोस्त के पास जा सके या फिर कहीं और जा सके। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथों से उस नाव को पकड़कर खुद को रोल ओवर किया। वो नाव से नीचे की तरफ जो बीच वाली रेत थी उस रेत के ऊपर गिर चुका था और ऐसे अपने हाथों के कोहनी के बल चलते हुए आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट वो कहीं जा ही नहीं सकता। पीछे साइड में उसके 50 से भी ज्यादा लोग खड़े हैं, हट्टे कट्टे एकदम, उनके हाथ में हथियार हैं। और तभी 2 वॉरियर साइड में आए उसके, और आकर उन्होंने माइकल को उठाया, उसके दोनों हाथ अपने गले के अंदर डाले और उसको घसीटते हुए आगे की तरफ लेकर जाने लगे। घने जंगलों से होते हुए माइकल को आगे की तरफ ले जाया गया, और जिस टाइम पर लेकर जाया जा रहा था बीच बीच में रुक कर ये लोग अपना कोई रिचुअल सा परफॉर्म कर रहे थे। माइकल को भी बीच में रोकते और सारे लोग एक घेरा बनाकर माइकल के चारों तरफ उसकी तरफ मुंह करके वो हॉर्न सा बजाते। जिसके बाद दोबारा से माइकल को उठाकर आगे की तरफ ले जाया गया। जंगल में एक और क्लियरिंग सी आई, बीच में खाली जगह बची हुई थी जहां कोई भी पेड़ नहीं, और उस क्लियरिंग के बीच में लाकर माइकल को घुटनों के बल बैठाया गया। उसको बैठाते ही ये 50 के 50 लोग माइकल की तरफ पूरी तरीके से घेरा बनाकर खड़े हो चुके थे, और दोबारा से इन लोगों ने अपना हॉर्न माइकल की तरफ फेस करके बजाना शुरू किया जोर जोर से। और इनमें से कुछ लोग अजीब अजीब सी वही चिल्लाने की वो करके वो आवाज़ें निकाल रहे थे। और तभी ये हॉर्न बजते इनमें से एक ट्राइब वाला आगे की तरफ आया। उसने आकर माइकल के बालों को इस तरीके से पकड़ा। माइकल बेचारा घुटने के बल बैठा हुआ था, और बालों को पकड़ के उसकी गर्दन को नीचे की तरफ किया, मतलब कि आगे की तरफ उसको बेंड कर दिया। और तभी दूसरा एक और आदमी, इसमें से ट्राइब वाला ही, अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया और माइकल के पीछे आकर खड़ा हो चुका था। माइकल नीचे बोल रहा था, वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। इनफैक्ट माइकल को भी उस टाइम पर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कबीले वाले उसके साथ क्या कर रहे हैं। खैर, नीचे उसके बालों को पकड़कर गर्दन उसकी पूरी बेंड करके दूसरा आदमी जो आया था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, और जैसे उसने कुल्हाड़ी उठाई बहुत ज़ोर ज़ोर से हॉर्न दोबारा सभी बजाने लगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे अब की बार अपना पूरा जोर लगाकर। और तभी इस कुल्हाड़ी वाले ने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सीधा पीछे से माइकल के गर्दन में पीछे देकर मारी। जी हाँ, ये कुल्हाड़ी लगते ही माइकल पूरे तरीके से नीचे की तरफ गिर चुका था, और एक ही वार के अंदर इस कुल्हाड़ी ने माइकल की जान ले ली। माइकल के पूरे शरीर के इन लोगों ने काट काट कर चिथड़े चिथड़े कर दिए। एक चीज़ भी नहीं छोड़ी, एक भी अंग उसका परफेक्ट नहीं छोड़ा। जिसके बाद ये सामने आया कि जो एस्मेट ट्राइब वाले लोग थे, इनको अच्छे से पता था कि माइकल रॉकेफेलर आखिर है कौन, ये कितनी पावर रखता है, इसके परिवार में कौन कौन है, और इसका परिवार पूरी दुनिया में किस तरीके से जाना जाता है, उनको अच्छे से पता था। और जब माइकल रॉकेफेलर पहली बार कुछ महीनों पहले पहली बार इस ट्राइब वाले लोगों से मिलने आया था, और वो एक बिजनेस डील हुई थी इनके बीच में कि वो बहुत सारा सामान पहुंचाएगा खाने पीने का या फिर कपड़े वगैरह, और इसके बदले में वो उसको एक बिस्पॉल देंगे। इसी टाइम पर इन एस्मेट ट्राइब वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था माइकल रॉकेफेलर के ऊपर, बट उस टाइम पर वो लोग गुस्सा दिखा नहीं सकते थे क्योंकि माइकल उस टाइम पर अकेला नहीं था। माइकल के साथ और भी लोग मौजूद थे, उसके स्टाफ मौजूद था। आपने बिल्कुल सही सोचा, ये एस्मेट ट्राइब वाले उस टाइम पर इतना ज़्यादा गुस्सा हुए कि ये एक सफ़ेद आदमी आकर हमारे से हमारी जो शक्तियाँ हैं, जो हम जिसको हम बहुत ज़्यादा पूज्य मानते हैं, वो हमसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये बिस्पोल हमारा एक रिचुअल है, इसके अंदर हमारे लोगों की आत्माएं बसती हैं, और ये एक आदमी आकर ये चाहता है कि वो उनको पैसे देकर ये खरीद लेगा या फिर कुछ सामान देकर खरीद लेगा। इन कबीले वालों के माइंड में उसी मोमेंट पर एक नफरत बैठ चुकी थी कि नहीं, ये बंदा हमारे लिए कुछ अजीब है, क्योंकि ये हमारे पवित्र चीज़ों को उठाकर यहाँ से हमसे खरीद कर अपने म्यूजियम में सजाना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और सिर्फ इसीलिए इन लोगों ने माइकल से उसका सारा सामान लेने के बाद भी अपने बिस्पोल उस तक भेजे ही नहीं। उनका कोई मकसद भी नहीं था बिस्पोल भेजने का। लेकिन तभी अचानक से ये बंदा, ये माइकल रॉकेफेलर, तैरते तैरते कुछ महीनों बाद इनके पास वापस आ पहुंचा, और जैसे ही
इस गांव के इस पूरे कबीले के मुखिया फिन, अजीम और पैप, इन तीनों ने देखा कि ये बीमारी यहाँ दोबारा कैसे आ गई तैरते तैरते। अब जैसे इन लोगों ने देखा तो इन लोगों ने अपने मुंडी हिलाकर तीनों ने इशारों में बात कर ली कि हाँ, इसका कुछ कांड बैठाना पड़ेगा। और फाइनली इन सब लोगों ने मिलकर माइकल रॉकेफेलर के साथ उसका पूरा रिचुअल तरीके से अपना बदला लेने के लिए, जो भी उनके मरे हुए लोग थे उन बिस्पॉल्स की आत्मा का उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो उनको खरीदने की बात कर रहा था, इसका बदला लेने के लिए बेचारे माइकल रॉकेफेलर का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया। जैसे ही वो कुल्हाड़ी माइकल के पीछे गर्दन में लगी, ये लोग यही नहीं रुके, माइकल ने तो उसी टाइम पे दम तोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद एक और इनका मेंबर आया, उसने माइकल के सिर को पीछे की तरफ करके उसके गले को पूरा काट दिया, पूरा सिर अलग कर दिया, सिर अलग करके साइड में रख दिया। ये लोग यही नहीं रुके, यहीं इसी क्लियरिंग के ऊपर इन लोगों ने बहुत बड़ी एक आग जलाई, जिसके बाद माइकल के छोटे 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 टुकड़े कर दिए, उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकाले, एक एक चीज़ इन लोगों ने उन ऑर्गन्स के अंदर एक एक चीज़ अलग करके हर ऑर्गन के अंदर इन लोगों ने लकड़ी घुसा घुसा कर उस आग के ऊपर हर ऑर्गन को पकाया और पूरे माइकल को ये 50 लोग मिलकर खा गए। बट इस पूरे ग्रुप का मानना था कि ये वाइट मैन, ये जो सफ़ेद आदमी आया था माइकल रॉकेफेलर, ये बहुत ज़्यादा शार्प था, ये बहुत ज़्यादा अमीर था, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। सो इसका दिमाग उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सबके लिए। सो इसीलिए इस माइकल का दिमाग खाने की जो अनुमति थी वो सिर्फ और सिर्फ फिन, अजीम और पैप को थी, क्योंकि ये तीनों हेड थे इस कबीले के। सिर्फ निशानी के तौर पर इन पूरे कबीले वालों ने माइकल का जो खोपड़ी थी, उसकी हड्डी थी, वही अपने पास रखी, उसके ऊपर पेंट वगैरह करके उसको एक अच्छे से सजाकर एक ट्रॉफी की तरह इन लोगों ने अपने कबीले में अपने पास रखा। और उसी मोमेंट पर एक एग्रीमेंट भी पूरे गांव के अंदर बन चुका था कि किसी को भी माइकल के बारे में एक शब्द किसी को नहीं बताना, ना ही आज बताना, ना ही कभी आने वाले फ्यूचर में किसी को भी कुछ नहीं बताना। और जब कुछ दिनों बाद सर्च पार्टी यहाँ पर तलाश करते करते पहुंची, इसीलिए लोग ये सभी उन सर्च पार्टी के आगे भी बिल्कुल चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। बट उसके कई दशकों बाद जब कॉल हॉफमैन फाइनली इस कबीले के अंदर माइकल रॉकेफेलर की तलाश करते हुए 2012 में पहुंचे, तो उनको इस कबीले वालों ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि इनको लग रहा था कि बात तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है, 50 साल बीत चुके हैं, अब बताने में क्या ही दिक्कत है। बट कॉल हॉफमैन ने अपने देश वापस आते ही सावेज हार्वेस्ट नाम की वो बुक लिखी, जिसके अंदर एक्चुअल ट्रुथ लिखा कि आखिर माइकल रॉकेफेलर के साथ 19 नवंबर 1961 के दिन क्या हुआ था। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे किसी कबीले वालों की स्टोरी सुनी है। मैंने आपको पहले भी 2-3 स्टोरीज ऐसी बताई थी कि जहाँ कबीले वाले इस तरीके से इंक्लूड थे। एक वो स्टोरी थी जिसके अंदर वो वायरस फैल चुका था दिमाग वाला, वो भी सच में बहुत भयंकर थी, देखना ज़रूर उसको भी जा कर के आप। मतलब कि उसमें था कि दिमाग के अंदर वायरस फैल चुका था और जो भी व्यक्ति उस दिमाग को खाता था, ये लोग मरने के बाद, मतलब कि उस कबीले की बात कर रहा हूँ मैं, नाम भूल गया मैं उसका एक्चुअली में। वहाँ रूल ये था कि उस गांव में कोई भी मरता था तो उसको जलाने की या फिर दफनाने की बजाय उसको काट कर सभी लोग खाया करते थे। लेकिन दिमाग सिर्फ वही खाएगा जो कि इस गाँव का सबसे मेन लोग हो गए, वही उनका दिमाग खा सकते थे। लेकिन एक आदमी का दिमाग इन्फेक्टेड था, वो दिमाग जब लोगों ने खाया तो वो वायरस पूरे कबीले के अंदर फैल चुका था और लिटरली वो कबीला गायब होने की कगार पे था पूरा। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे कोई कबीले को देखा है, क्या आप कभी ऐसे 1 to 1 किसी कबीले वाले से मिले हैं? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, या फिर अगर आपको मुझसे कुछ डिस्कस करना हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। वहाँ पर आकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पर आकर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी केस के बारे में, या फिर अगर आपको कोई केस मुझे बताना हो तो वो भी बता सकते हैं ताकि मैं उसकी स्टोरी कवर कर पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से वहाँ बात करना। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट पर विंदर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।